नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या रही, कैसी रही, उसके बारे में हमें समझना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम छोड़े तो आप सभी लोगों के पास पहुँचे। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या है? तो दोस्तों देखिए, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ जो है ना, इनसे संबंधित आपको सुमेलित करने में 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएँगे, क्वेश्चन्स ज़रूर आएँगे। तो आपको इस प्रवृत्तियाँ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य बनते हैं, तो हमें समझने की आवश्यकता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार से सबसे प्रामाणिक उन्हीं के बारे में माना गया है, तो उन्हीं के अनुसार से हम देखते चले आ रहे हैं और देखते भी हैं और देखेंगे भी। तो स्टार्टिंग करते हैं। उन्होंने जो समय माना है और नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने भी जो माना है, उनके अनुसार से हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, आदिकाल का समय 250 से 1375 तक माना गया है। समय जो है समय वो हो गया आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल से नामकरण किया है। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। रासो का मतलब क्या हुआ? रासो जो होता है, बहुत कुछ विद्वानों ने रासक से माना है। शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है, रस से माना है, रसायन से माना है। किसी ने और भी कुछ माना है। तो सबका अलग-अलग मत है। तो इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथ की मतलब एक तरह से प्रथा चलता था। राजाओं के आश्रय में रह करके कवि जो है, उनकी इर्द-गिर्द जो घटनाएँ हुए, उनसे संबंधित इनसे मिल-जुल करके जो कहते थे, वो लिखा, जो होता था, वो लिखा। तो एक तरह से यही होता है रासो ग्रंथ, समझ रहे हैं ना? इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे, विजयपाल रासो, अमीर रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। विद्यावती की कृति माने रचना जो कृति पताका और पदावली भी इसी काल में हुई है। सिद्ध साहित्य है। जैन साहित्य और लोक साहित्य में भी इस काल की अवधि में प्रचुर मात्रा में लिखे गए। आदिकाल की रचनाओं के आधार पर इस युग के साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियां मिलती है। क्या प्रवृत्तियां मिलती है? तो देखिए, ऐतिहासिक, सबसे पहले ऐतिहासिक हम देखते हैं। तो ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता, ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, पलमाल रासो, कृतिलता आदि। विद्यापति इनमें प्रामाणिकता का अभाव है। लौकिक रस से सजी समरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही, जैसे संदेश रासक, विद्यापति पदावली, कृति पताका आदि। लौकिक का मतलब क्या हुआ कि आम आदमी से संबंधित, समझ रहे हैं? लौकिक तो देखिए लोकों पर आधारित, तो वही लौकिक हो गया। इसके बाद देखिए उपदेशात्मक साहित्य में क्या क्या है। तो दोस्तों, उपदेशात्मक साहित्य में बोध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। इसमें से 4 टाइप चले थे। कौन-कौन टाइप? तो बोध चला, जैन चला, सिद्ध चला और नाहित चला। तो उसमें उपदेशात्मक की प्रवृत्ति सबसे अधिक रही, उपदेश देने पर बल दिया गया। इनके साहित्य में माने कि रुक्षकता है। हठयोग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही। हठयोग, ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा। तो उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य का दर्शन होते हैं, जैसे परमात्म प्रकाश, भविष्यवत कहा, पौम चरु आदि। फुटकल रचनाएं या साहित्य मिला। फुटकल रचनाएं क्या मतलब? आम छूट माने जैसे कुछ पद लिख दिया, कुछ और भी लिख दिया, कुछ पहेलियां लिख दिया, कुछ मुकरियां लिख दिया, तो कुछ हुआ, कुछ मतलब जैसे होता है ना बहुत किताब एक होता है ना कि हाँ इनसे संबंधित इसमें बहुत सारे मटेरियल है, तो वो एक पुस्तक या रचनाएं हम मान सकते हैं। लेकिन फुटकल में हम किस श्रेणी को निर्धारित करेंगे? कुछ पद, समझ रहे हैं? जो 2-3 पद लिख दे या कुछ पहेलियां लिख दे 1-2-3 तो वही हो गया, फुटकल श्रेणी में ये आते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो खुसरो की पहेलियां हो गया, मुकरियां हो गया, दो सकुने हो गया, फुटकल, विविध रचनाएं भी इस काल में रची गई। युद्धों का यथार्थ चित्रण मिलता है। युद्ध जो हुआ था आदिकाल, उस टाइम में आप देखिए कि माने कि हिंदी इतिहास से संबंधित, हिंदी इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी हम जो पढ़ते हैं उसका साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इतिहास हम पढ़ते हैं। तो साहित्य के इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उस टाइम में अगर आप हिस्ट्री से संबंधित उस टाइम में अगर देखें, तो देखिए किनका काल चल रहा था?
तो मुगल शासकों का काल चल रहा था। अगर आप देखिएगा तो 1526 से 1530 बाबर का समय है ना? तो उस टाइप में आप देखिए उन माने कि वही टाइप में लगभग ये आते हैं। 1075 से 1075 से 1375 तो लगभग वही में आते हैं। विक्रम संवत में घटाने से तो कम समय आ जाएगा, लेकिन एक टाइप होता है ना कि हाँ वही श्रेणी में आने लगा। 10वीं शताब्दी 11वीं। तो उस टाइम में अधिकतर क्या हुआ, तो युद्धों का सदा से यथार्थ चित्रण, वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली है, शास्त्रों की झंकार सुना देती है। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखकों को न चाहते हुए भी राजा की वीरता अथवा उसकी महानता और उसके भुज बल का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था। देखिए हम पहले आगे भी कहे तो वो करना पड़ता है, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देता था और जिनसे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासों देखिए सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ है। देखिए इसमें वीर का अधिक चित्रण हुआ है, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये वो नौ छौ, तो वो सब है इसमें। वीर रस के प्रधानों का कारण यह है कि उस समय युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के लिए प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, राजा एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, उससे राज्य विस्तार वो उनकी सुंदर कन्या वह सभी रानियां छीनना चाहते थे दूसरे राजा नारी। वही तो होता है, राजगद्दी के लिए, क्षेत्र के लिए और रानियों के लिए लड़ाई हुआ। लड़ाई जो होता है तीन क्षेत्र के लिए, तीन चीज के लिए होता है, रानियों के लिए, क्षेत्र के लिए और गद्दी के लिए, बस वही तो छीनना चाहते थे। आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा। उनसे विवाह में प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उनके वीर रस के आलम्बन रूप में ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी। श्रृंगार प्रदर्शन हो गया, वीर के बारे में लिखना, माने कि अच्छे बुरे चीजों का अधिक से अधिक वर्णन करना, परंतु राजा के कहने पर, समझ रहे हैं ना? तो वो चीज है यहाँ राजा के कहने पर स्पष्टता वीर रस और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वीर भी है, श्रृंगार रस का भी है चित्रण। चरित्र नायिकाओं की वीर गाथाओं का अतिशयोक्ति वर्णन पूर्ण करने में ऐतिहासिकता, नग्न और कल्पना का अधिक दिखाई देता है। कि मैंने बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा, बड़ा चढ़ा कर राष्ट्रीय एकता का अभाव है। आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव था और यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था। उस काल में प्रजा जो है उस काल में प्रजा तो है, उस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानते थे और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखते थे। पड़ोसी राज्य को वह शत्रु समझते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता था। उस काल में छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष विभक्त था, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र था और उसी को हो वहाँ के राजा अपने बड़े देश समझते थे। हालांकि उस टाइम में समझेगा कोई, जरूर समझेगा। समय के अनुसार हर चीज की प्रवृत्तियां मौलिक होती है, तो वही है राष्ट्रीयता की भावना पूर्णतः अभावग्रस्त स्थिति में। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। प्रबंध में दो भाग है, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य लिखा है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य श्रेष्ठ उदाहरण विसल देव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। भाषा और प्रबंध काव्य लेखन, डिंगल और पिंगल भाषा। हिंदी भाषा का विकास भले ही आदिकाल से ना हुआ हो, परंतु उसका विकास आरंभिक काल में ही प्रारंभिक हो गया था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, आरंभिक काल आचार्य प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, आरंभिक काल जो कहा था वो ये इसने कहा था, ये गणपति चंद्रगुप्त ने। डिंगल भाषा में भले अपभ्रंश की झलक मिलती है, मगर मैथिली में विद्यापति ने जो रस बरसाए आया वह विस्मरणीय है। इन ग्रंथों में डिंगल पिंगल की मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ। मैथिली ब्रिज लिखा गया। ब्रज और खड़ी बोली में केवल मुक्तक काव्य है। मैथिली में जो है ब्रज है और खड़ी बोली में केवल मुक्तक काव्य, किंतु डिंगल के छोटे बड़े प्रबंध काव्य की रचना होते देखा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो, परमालासो आदि अधिकतर रचनाएं संदिग्ध है, मतलब प्रमाणिक। इस युग की भाषा निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई जाए। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश हो जाए। डिंगल, हम ऊपर में डिंगल और पिंगल आया था, आप सभी लोगों को हम नहीं बताएं क्योंकि आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको देखिए राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल हो गया, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल हो गया और राजस्थानी मिश्रित
ब्रज हो जाएगा, वो पिंगल हो जाएगा। तो वीरगाथात्मक रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भाषा में स्वरूप विद्यापति पदावली और कितलिता में देखने को मिलता है। खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा, इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहलियां मुकरियों में हुआ है। इस युग की कृतियों में प्रायः सभी अलंकारों का समावेश मिलता है, पर प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोमा, छपय आदि ग्रंथों का आदि छंदों का प्रयोग बहुतायत हुआ है। इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है। वीर रस यानी चारण काव्य, श्रृंगार रस यानी चारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली कृतिलता में तथा शांत शांत रस धार्मिक साहित्य में मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये मटेरियल अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। और क्या मटेरियल चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्जाम को लेकर के हम अपने जो भी हो सका हम आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। आपको क्या मटेरियल चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वैसे ही आप सभी दोस्तों के लिए वीडियो यूज मैंने की डाला करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।